हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी का कर रहे हैं, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम से या फिर जनरल कंपटीशन के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। जनरल में जैसे जो BPSC के थ्रू जो टीचर्स के एग्ज़ाम लिए जाते हैं या फिर अन्य स्टेट में भी जो टीचर्स के एग्ज़ाम होते हैं या फिर रेलवे, SSC, BSSC, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, बिहार दरोगा एवं अन्य स्टेट में भी जो SI के एग्ज़ाम होते हैं जहां जनरल स्टडीज़ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित है? तो तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, सी आंसर होगा। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित है। ध्यान रखेंगे कि तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य है? तो महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य स्थित है? तो भारत और नेपाल के मध्य है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। महाकाली संधि निम्न में भारत और किस देश के मध्य है? तो भारत और नेपाल के मध्य है महाकाली संधि। ध्यान रखेंगे, पूछे जाते हैं, रिपीट भी होते रहते हैं क्वेश्चन, इसलिए इसको ध्यान से करते चलेंगे। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य फरवरी 1996 में हुई थी। इस संधि के द्वारा महाकाली अथवा शारदा नदी के जल उपयोग की सीमा निर्धारित की गई। इस संधि के क्षेत्र में शारदा बैराज, टनकपुरा बैराज एवं प्रस्तावित पंचेश्वर परियोजना आच्छादित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन एक सुमेलित नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो राणा प्रताप सागर जो मध्य प्रदेश में नहीं है। राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश में नहीं है, ये राजस्थान में होगा ना। कलपक्कम तो तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, ये सब सुमेलित है, लेकिन बी सुमेलित नहीं है। ठीक है, राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश में नहीं है। चंबल नदी पर स्थित राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान राज्य में अवस्थित है, जबकि मध्य प्रदेश का संबंध इसी नदी पर स्थित गांधी सागर परियोजना से है। ठीक है, मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर कौन सा है? तो गांधी सागर परियोजना है और राजस्थान में राणा प्रताप सागर है चंबल नदी पर। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है कहाँ? तो गुजरात में स्थित है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना, गुजरात में। कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी गुजरात के पार एक बांध बनाने की योजना है, जिससे ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। इस योजना के तहत एक विशाल जलाशय के निर्माण की भी योजना है, जिसके ताजे जल का उपयोग कृषि, पेयजल एवं औद्योगिक प्रयोग हेतु किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो चंबल परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये सुमेलित नहीं है। माही बजाज सागर परियोजना ये गुजरात और राजस्थान की है। माही बजाज सागर परियोजना का गुजरात और राजस्थान की है। ब्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की है। ब्यास परियोजना कहाँ की है? तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की सम्मिलित परियोजना है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब की है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान और पंजाब की है, लेकिन चंबल परियोजना जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की नहीं, इसमें मध्य प्रदेश होगा ना।
चंबल परियोजना का संबंध राजस्थान एवं मध्य प्रदेश से है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि चंबल जो परियोजना है इसका संबंध राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य से है। ठीक है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान से नहीं, जबकि किससे है? राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य से है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो सुइल नदी परियोजना स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में सुइल नदी परियोजना अवस्थित है। ध्यान रखेंगे। सुइल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सुइल नदी पर अवस्थित है। सुइल रावी नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? शिव समुद्रम। शिव समुद्रम केरल में है? नहीं। शिव समुद्रम कहाँ है? तो शिव समुद्रम कर्नाटक में है। ठीक है, जवाहर सागर राजस्थान में है। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, लेकिन शिव समुद्रम कर्नाटक में है, केरल में नहीं है। तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर है? नहीं, ये कृष्णा नदी पर है ना। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। बाकी सुमेलित है। नागल बांध सतलज नदी पर, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर, हीराकुंड महानदी पर, लेकिन नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर नहीं, कृष्णा नदी पर है। तो सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित इस प्रोजेक्ट का स्थान है कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तीस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। तीस्ता जल परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में। तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो वो है सिक्किम में। ध्यान रखेंगे। तीस्ता लो डैम प्रोजेक्ट 3 और 4 का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है, जबकि इसके पूर्व की 2 इकाइयां प्रोजेक्ट 1 और 2 का संबंध सिक्किम राज्य से है। तीस्ता नदी सिक्किम से उद्गमित होकर पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ठीक है, तीस्ता नदी जो है तीस्ता नदी सिक्किम से उद्गमित होती है और पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजना है और एक तरफ संबंधित नदी है। ठीक है, तो कौन सी परियोजना किससे है संबंधित, किस नदी से, उसको मिलान करना है। तो रिहंद परियोजना किससे संबंधित है? तो रिहंद परियोजना जो है सोन नदी से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रिहंद परियोजना सोन नदी से संबंधित है और रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किससे संबंधित है? तो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना जो है बेतवा नदी से संबंधित है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी से। और टिहरी बांध परियोजना किससे संबंधित है? तो टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी से संबंधित है। और रामगंगा परियोजना जो है रामगंगा नदी से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रामगंगा परियोजना रामगंगा नदी से संबंधित है। तो ए का तीसरा हो गया और बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो सी आंसर हो गया।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। बहुउद्देशीय परियोजना, रिहंद परियोजना, रिहंद सोन की सहायक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किससे संबंधित है? तो बेतवा से। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी से। और रामगंगा परियोजना किससे संबंधित है? तो रामगंगा से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है तो किस नदी पर? तो बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है बेतवा नदी पर, ध्यान रखेंगे। ललितपुर में बेतवा नदी पर स्थित राजघाट बांध परियोजना को ही रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन है चिनाव नदी पर, ध्यान रखेंगे। दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो चिनाव नदी पर अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? तो चिनाव नदी पर। दुल्हस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाव नदी पर अवस्थित है। इस संयंत्र की क्षमता 390 मेगावाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो नागार्जुन सागर कावेरी पर है? नहीं, कृष्णा पे है। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी की है। दुल्हस्ती चिनाव नदी पर। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी पर। और उकाई ताप्ती नदी। नागार्जुन सागर कृष्णा होगा, कावेरी नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए कौन सी परियोजना किस नदी पर है। तो दुल्हस्ती परियोजना चिनाव नदी पर है। इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी पर है। और नागार्जुन सागर आप लोग को पता है कि कृष्णा नदी पर है। ठीक है, और उकाई ताप्ती नदी पर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, क्योंकि परियोजनाएं से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक मैच करने के लिए या फिर डायरेक्ट एक देकर भी दे देते हैं, तो इसको ठीक से करेंगे। भद्रा जलाशय किस राज्य में है? तो भद्रा जलाशय जो है कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, और भवानी सागर किस राज्य में है? तो भवानी सागर है तमिलनाडु में। और गांधी सागर कहाँ है? तो गांधी सागर है मध्य प्रदेश में। और राणा प्रताप सागर जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, ध्यान रखेंगे। तो ए का पहला और बी का चौथा। ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का तीसरा, तो डी आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। भद्रा जलाशय कहाँ है? कर्नाटक में। भवानी सागर तमिलनाडु में। गांधी सागर मध्य प्रदेश में। और राणा प्रताप सागर जो है राजस्थान में है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो तलैया बांध कोनार नदी पर नहीं है। ठीक है, तलैया बांध जो है कोनार नदी पर नहीं है। तिलैया ठीक है, तिलैया या तलैया कोनार नदी पर नहीं है, ये बराकर नदी पर अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए, और सब सुमेलित है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर, आप लोग को पता ही है। ठीक है दोस्तों, ये तो पता ही है ना आप लोग को। और गांधी सागर बांध ये चंबल नदी पर, पता ही है। और ये नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला एरिया में नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी बार रिपीट होता है। तिलैया अथवा तलैया बांध झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर अवस्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो तिलैया या तलैया बांध है ये किस पर है? तो बराकर नदी पर है, कोडरमा जिले में, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें कौन सुमेलित नहीं है? नागार्जुन सागर गोदावरी नदी पर है? नहीं ना, कृष्णा नदी पर है, तो यही सुमेलित नहीं है। नांगल बांध सतलज नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना ये तो नर्मदा नदी पर है ही। हीराकुंड महानदी पर है ही, लेकिन सी आंसर हो जाएगा
यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि नागार्जुन सागर जो है ये कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला एरिया में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह जलाशय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहंद नदी पर है। ध्यान रखेंगे कि ये जो गोविंद बल्लभ पंत जलाशय है पिपरी सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह जलाशय उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहंद नदी पर है। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदियां और एक तरफ बांध दिया गया है, मैच करना है। ठीक है, एक तरफ नदी है और एक तरफ बांध दिया गया है। तो बेतवा नदी पर कौन सा बांध है? तो बेतवा नदी पर माता टीला बांध है। ठीक है, बेतवा नदी पर माता टीला बांध है। महानदी पर कौन सा बांध है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध है ना, महानदी पर हीराकुंड बांध है। और चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है ना, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध। और ताप्ती नदी पर कौन सा है? तो काकरापारा है, ताप्ती नदी पर काकरापारा। ध्यान रखेंगे। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा हो गया, तो बी आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। बेतवा नदी पर माता टीला बांध है, महानदी पर हीराकुंड बांध है, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है और ताप्ती नदी पर जो है ये काकरापारा बांध है। ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि परियोजनाएं से और नदी पर जो बांध बनाए गए हैं उससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से करते चलेंगे। आगे भी किसी भी, या तो पीसीएस में भी या फिर जहाँ भी जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उससे रिपीट भी होते रहते हैं, तो इसको ठीक से करते चलेंगे। गंडक परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो गंडक परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ध्यान रखेंगे कि गंडक परियोजना जो है किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। दिसंबर 1959 में भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच गंडक बैराज का निर्माण पर समझौता हुआ था। बैराज का निर्माण गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में वर्ष 1968-69 में किया गया, जिसका उद्देश्य नेपाल, उत्तर प्रदेश और बिहार में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना था। इसके तहत पश्चिमी नहर प्रणाली, पूर्वी नहर प्रणाली और नेपाल में एक विद्युत केंद्र हेतु जल के बंटवारे पर सहमति बनी थी। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से राज्य प्रस्तावित किसाऊ बांध परियोजना से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे? किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होंगे तो हरियाणा है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम। तो इनमें से कौन सा राज्य जो होगा किसाऊ बांध परियोजना से लाभान्वित होगा? तो किसाऊ बांध यमुना की सहायक नदी टोंस पर स्थापित किया गया है। टोंस हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की सीमा से होकर प्रवाहित होती है। इस परियोजना से मुख्यतः लाभान्वित हो रहे राज्य कौन हैं? उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश हैं। ठीक है, तो इनसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन हैं? तो ये जो किसाऊ बांध परियोजना है इससे और कौन कौन से राज्य, अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेश? तो हरियाणा भी, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के सही उत्तर के रूप में बी को चयनित किया गया था, मतलब उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को चयनित किया गया था। ठीक है, लाभान्वित होने वाले राज्य में। लेकिन इनसे और कोई जैसे कि
इस परियोजना से लाभान्वित होने वाला राज्य जो है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जिसमें कि हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश भी लाभान्वित होते हैं। तो ये इस पे मतलब कि हरियाणा भी है ए ऑप्शन में, और बी में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश है। तो इसमें ए बी दोनों हो सकता है, लेकिन उत्तराखंड ने सिर्फ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ही आंसर दिया था, बी आंसर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नदी घाटी परियोजना और नदी से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है वो देखना है। तो तिलैया बांध किस नदी पर है? तो तिलैया बांध जो है ये बराकर नदी पर है। तलैया या तिलैया बांध बोलते हैं। तो इसको तिलैया बांध बराकर नदी पर है। पंचेट हिल बांध किस नदी पर है? तो पंचेट हिल बांध जो है ये दामोदर नदी पर है, पंचेत हिल बांध। और राणा प्रताप सागर बांध ये चंबल नदी पर है ना, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर। और माता टीला बांध जो है ये बेतवा नदी पर है, माता टीला बांध। तो डी का चौथा, ए का तीसरा, बी का पहला और सी का दूसरा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, तिलैया बांध बराकर नदी पर है और पंचेट हिल बांध दामोदर नदी पर, राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर और माता टीला बेतवा नदी पर अवस्थित है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? तो इनमें से कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? तो शिव समुद्रम बांध जो है सिंचाई के लिए नहीं है, बी आंसर हो जाएगा। शिव समुद्रम बांध का निर्माण वर्ष 1902 में जल विद्युत उत्पादन के लिए किया गया था। यह कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित बांध है। वर्तमान में भारत में अनेक जल विद्युत परियोजनाएं कार्यरत हैं। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो बबली प्रोजेक्ट जो है ये है महाराष्ट्र में। अति विवादित बबली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है, डी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये बबली प्रोजेक्ट महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की एक अंतर्राज्यीय अति विवादित बांध परियोजना है जो गोदावरी नदी पर निर्मित की जा रही है और आंध्र प्रदेश को इस पर आपत्ति है। ठीक है, कृषि से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कृषि से संबंधित। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? तो भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? तो एम.एस. रंधावा ने लिखा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? तो एम.एस. रंधावा ने। ठीक है, भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई है। इनका पूरा नाम मोहिंदर सिंह रंधावा है। इन्होंने हरित क्रांति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? तो देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र हैं 20 हैं। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र कितने हैं? तो 20 हैं। ध्यान रखेंगे। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र एग्रो इकोलॉजिकल रीजन और 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्र में विभाजित किया गया है। इनका वर्गीकरण मिट्टी, जैव, जलवायु प्रकार एवं प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। ठीक है, भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है, सही है। इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। ठीक है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोनों सही है और लेकिन सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, कथन और कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है, तो बी आंसर होगा। ठीक है,
भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है, सही है। इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है, दोनों सही है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखिए, भारत के शुष्क क्षेत्र में सिंचाई आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराकर इन क्षेत्रों में हरित क्रांति लाई जा सकती है। कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल है, परंतु वह निर्वाह प्रकृति की है, ठीक है। दोनों सही है लेकिन सही व्याख्या नहीं है, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने के से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता है। भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता या बाध्यताएं हैं। तो क्या बाध्यताएं हैं देखते हैं। कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है, कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी है, सही है। निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की उद्यान कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है, तो ये भी सही है। और निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है, ठीक है। ये गलत है, ये भी गलत है, ये सही है, ठीक है। निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल है, तो ये सही है, तो बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा आंसर होगा, ठीक है, बी आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि बोल रहा था कि बीज नीति नहीं बनी है, लेकिन देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए, चूंकि राष्ट्रीय बीज नीति 2002 अस्तित्व में है, अतः कथन एक असत्य है। ऐसा नहीं है कि निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की गुणवत्ता वाले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं है, लेकिन निजी क्षेत्र की कंपनियां सामान्यतः निम्न परिमाण और उच्च मूल्य वाले बीजों के उत्पादन में ही संलग्न हैं, जिससे कुछ चुने हुए कृषकों की आवश्यकता ही पूरी हो पाती है। गुणवत्ता वाले बीजों के संबंध में मांग पूर्ति अंतराल है, ठीक है, तो कथन तीसरा सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी। ध्यान रखेंगे कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1960 में हुई थी। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में किया गया था। बाद में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में उद्घाटन किया गया था, ठीक है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 17 नवंबर 1960 को उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के रूप में इसका उद्घाटन पंतनगर उत्तराखंड तत्कालीन उत्तर प्रदेश में था, लेकिन अब उत्तराखंड में किया गया था। बाद में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है, तो GVPAU
पंत नगर, ठीक है। कौन सा? तो जीवी गोविंद बल्लभ पंत, है ना, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर उत्तराखंड में अब है, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन है? तो GVPAU पंतनगर, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये उत्तराखंड में है, लेकिन जब बना था उस समय उत्तर प्रदेश में था, बी आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इसको, क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है। पहला कृषि विश्वविद्यालय GVPAU विश्वविद्यालय 1960 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 14% से आर्द्रता अंश अधिक नहीं होना चाहिए। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। ध्यान रखेंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के समय 14% तक ही आपेक्षिक आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से है। तो नेट बुआई क्षेत्र 47%, वन 23%, अन्य क्षेत्र 30%। तो डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। वर्ष 2009-10 के आंकड़ों के आधार पर भारत में शुद्ध बुआई क्षेत्र 45.82%, वन 22.92%, अन्य क्षेत्र लगभग 31.26% है। इस प्रकार सन्निकट विकल्प डी है, ठीक है। 2012-13 के कृषि मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शुद्ध बुआई क्षेत्र 45.74% और लगभग वन क्षेत्र 23%। अब ये इसको नए आंकड़ों से देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आंकड़े थोड़ा सर्वे वगैरह से भी देखने होते हैं। कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है। तो कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? तो विभिन्न मौसमों पर दो फसलें, ठीक है, विभिन्न मौसमों पर दो फसल, ये कृषि युग्म पैदावार का आशय है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? तो विभिन्न मौसमों पर दो फसल को उगाना है। ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कृषि में युग्म पैदावार डबल क्रॉपिंग का आशय है 2 या 2 से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगाना, ठीक है। एक ही साथ एक भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना अंतर फसली इंटरक्रॉपिंग खेती कहलाती है, ठीक है। ये कृषि में युग्म पैदावार का आशय 2 या 2 से अधिक फसल एक ही भूमि पर एक ही फसल वर्ष में उगाना, ठीक है। एक ही साथ एक भूमि पर 2 या अधिक फसल उगाना अंतर फसली इंटरक्रॉपिंग कहलाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, ये मिश्रित कृषि के उदाहरण हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? तो पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह की फसलों के उत्पादन के साथ साथ
पशुपालन को बढ़ावा देना है, जिससे खेती से शेष बचे समय में पशुपालन करके किसान अपनी आय में वृद्धि कर सके। नगदी फसलों और खाद्य फसलों की एक साथ खेती और दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाने से मिश्रित खेती का कोई संबंध नहीं है। ठीक है, नगदी फसलों और खाद्य फसलों की एक साथ खेती और दो या दो से अधिक फसलों को एक ही खेत में उगाने से मिश्रित खेती का कोई संबंध नहीं है। मिश्रित खेती का तात्पर्य क्या है? तो मिश्रित खेती से तात्पर्य कई तरह के फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन को बढ़ावा देने से है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिश्रित कृषि में सम्मिलित है क्या? तो मिश्रित कृषि में सम्मिलित है कई तरह के फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। मिश्रित कृषि से में क्या सम्मिलित है? तो कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न राज्यों में से को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है। तो सिक्किम को छोड़कर, इनमें से निम्न राज्यों में से सिक्किम को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है। तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। तो इनमें से कौन सी भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? तो बड़े खेतों की प्रधानता नहीं है यहाँ पे भारत में। ठीक है, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है, तो बड़े खेतों की प्रधानता भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। ठीक है दोस्तों, सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए और वीडियो को, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि इस तरह के और भी सब्जेक्ट के उपयोगी वीडियो आप लोग के लिए लाया जाता रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।